चलिए इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आपके पहले 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको प्रॉपर एक चैप्टर जो है उसका बेसिक, जो आपकी एनसीईआरटी में है बेसिक, उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो, आपके पास 9th स्टैंडर्ड में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपकी एनसीईआरटी में है एग्जैक्टली वही होगा। उसके बेस पे आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि आपके टीचर्स असाइनमेंट्स के अंदर जो है वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भेजते हैं। अब वो एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो मतलब क्या है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। मतलब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके उस चीज़ को सोचो, उस क्वेश्चन को सोचो, उसका आंसर लिखो। ठीक है, तो पर्पस यही है 9th स्टैंडर्ड में कि आप उस चीज़ को समझो। ठीक है, तो चलिए आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक करे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बाद मैं आपको अपनी तरफ से एक असाइनमेंट दूंगी जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको नए भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे अपनी ट्यूशन पे ही बैठ के। ठीक है, चलिए आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब उसने तुमसे मैटर पूछा है कि कौन सी चीज़ें मैटर होती है। ठीक है, तो हमें भी पता है कि मैटर क्या होता है, कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसका अपना एक मास हो, ठीक है, एंड जिसका अपना एक वॉल्यूम हो। ठीक है, तो हमें इससे आगे सोचना ही नहीं है, हमें फॉर्म्स ऑफ मैटर पे नहीं पहुंचना। ठीक है, हमने सिर्फ मैटर तक ही अपनी सोच को रखना है, और मैटर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो पार्टिकल्स का ही अपना एक मास होता है, अपना ही एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया चेयर, एक कुर्सी। ठीक है, तो कुर्सी जो है अगर एक कमरे में रखी हुई है तो क्या उसका अपना एक मास होगा? बिल्कुल होगा। क्या वो एक जगह ऑक्यूपाई कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ठीक है, तो क्या उसको हम मैटर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, बट कोई भी चीज़, जैसे आपकी फीलिंग्स हैं, लव है, हेट है, अफेक्शन है, ठीक है, और किसी भी चीज़ की खुशबू है, ठीक है, उस चीज़ को हम कभी भी मैटर कंसीडर नहीं करते, बिकॉज उनका अपना कोई एक मास या अपना कोई एक वॉल्यूम नहीं है, अपना एक कोई पार्टिकल्स वगैरह कोई कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, बट येस, अगर आप बात करते हो एलिमेंट्स, बादाम, ठीक है, या फिर आप बात करते हो लेमन वाटर की, तो या फिर आप बात करते हो एयर की, नॉर्मल एयर भी दे रखा है, तो ये आपका क्या है? मैटर है, क्योंकि एयर भी आपके बहुत सारे पार्टिकल्स कंटेन करती है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एयर के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और एयर का भी अपना एक मास, अपना एक वॉल्यूम होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। देन सेकंड क्वेश्चन इज कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कि स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. फाइन, क्वेश्चन का मतलब समझो कि एक गर्म खाने की खुशबू तो हमें दूर तक आ जाती है, पर एक ठंडा खाना है वो हमें पास जाके देखना पड़ता है। तो देखो, यहाँ पे तुम्हें उसने क्वेश्चन में ही बता दिया कि खाना गर्म है और ठंडा है, उन दोनों का कंपैरिजन करना है। पर कंपैरिजन किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ठीक है, तो हमने भी क्या कहा कि भाई देखो, अगर खाना जो है वो गर्म है, ठीक है, तो वो आसपास के एयर को भी गर्म करेगा। ठीक है, अगर एक गर्म खाना हमने टेबल पे लाके रख दिया तो वो गर्म खाना जो है कहीं ना कहीं आसपास की एयर को भी गर्म करेगा। अब उस एयर को हमने क्या करा? फ्यूल अप कर दिया, गर्म कर दिया। पहले तो वो ठंडी पड़ी थी, ठीक है, अब हमने फ्यूल अप कर दिया, तो क्या होगा? वो पार्टिकल्स जो हैं, एयर के पार्टिकल्स जो हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये कंसेप्ट को याद रखना कि वेन एवर द टेम्परेचर इंक्रीजेज, द पार्टिकल्स दे गेट वाइब्रेट, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ठीक है, और जब वो जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन करेंगे मतलब उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, एनीथिंग टू पोजेस मोशन, मोशन की स्टेट को पोजेस करना, मतलब मूविंग स्टेट को पोजेस करना। तो
अगर वो पार्टिकल्स जो हैं उनका वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, मतलब वो दूर तक जा सकते हैं। तो क्या होगा, गर्म खाने की खुशबू जो है वो हमें दूर तक आएगी। आप अब आंसर पढ़ लो। पार्टिकल्स इन द एयर इफ फ्यूल्ड विद हाई टेम्परेचर दे एक्वायर हाई काइनेटिक एनर्जी विच एड्स देम टू मूव फास्ट ओवर अ स्ट्रेच। ठीक है, इसलिए हमें गर्म खाने की जो खुशबू है दूर तक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइवर इज एबल टू cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? ठीक है, तो देखो एक डाइवर है, ठीक है, डाइवर है मतलब वो पानी को कट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो कहीं ना कहीं आप मतलब कि इस बात को समझो कि एक तैराकी है, वो पानी के अंदर मतलब स्विमिंग कर रहा है, तो वो पानी को काट के आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ अलग से सोचना नहीं है। पहली बात तो ये एक प्रॉपर्टी है पानी की कि वो इजीली उसको आगे की तरफ स्विमिंग करने दे रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो पानी को तो तभी पीछे कर पा रहा है जब पानी के अंदर कहीं ना कहीं, भाई पानी जो है वो, कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस पॉइंट से समझो कि उसने अगर आगे की तरफ हाथ फैला के पानी को पीछे किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो डाइवर है उसका फोर्स जो है पानी के कंपैरिजन में ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो उसने क्या करा, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे, उसको क्या करा, अपने फोर्स से पीछे की तरफ किया और वो अपनी बॉडी को आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड वे में लेके जा रहा है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका केमिस्ट्री का तो है, बट ये फिजिक्स से रिलेटेड ज़्यादा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बस इतनी बात समझनी है कि ये एक प्रॉपर्टी है पानी की कि जो उसको ईजिली डाइविंग करने दे रही है, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वो पीछे कर रहा है। तो यहाँ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से मतलब क्या हो गया, केमिस्ट्री। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। सोचने की बात नहीं है, देखो हमने मैटर की 3 फॉर्म्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। तो मैं अब यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस का कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, उसने तो ये पूछा है कि प्रॉपर्टी क्या है पार्टिकल्स की, जो मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने 3-4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं दे पोजेस द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, साथ में उसके बीच में पार्टिकल्स जब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, देखो यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि सपोज ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है। तो अगर मैं इस पार्टिकल को बनाती हूँ तो आप ध्यान से देखो, ये जो मेरी स्पेस है बीच में, जो ये स्पेस बनी थी मेरी, ठीक है ना, ये मेरी जो स्पेस बीच में बनी है, ये स्पेस क्या है मेरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो पार्टिकल्स के बीच में हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं, सॉरी फोर्सेस नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होती हैं, मतलब दे ऑलवेज हैव द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट ईच अदर। अब सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ये हम कंपैरिजन ज़रा आगे के क्वेश्चन में करेंगे। बट हाँ, ये 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। साथ में पार्टिकल्स जो हैं मैटर में, वो ऑलवेज दे आर इन अ कांस्टेंट मोशन, मतलब वो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से टकराते करते रहते हैं। हाँ, अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे तो वो एकदम वाइब्रेट करेंगे, ज़्यादा जल्दी टकराएंगे एक दूसरे से, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पार्टिकल्स के अंदर अपनी एक कांस्टेंट मोशन में होता है, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी वो पोजेस करते ही करते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। ठीक है, देन कमिंग टू, देखो जब भी आप क्वेश्चन कोई भी पढ़ते हो तो प्लीज़ कोशिश करा करो पढ़ते समय पे कि आप उसको डायग्रामेटिकली सोचो। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होते हैं, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस को हम कैसे समझ रहे हैं। ठीक है, आपने किसी भी चीज़ की क्रैमिंग ना करके आपने उस चीज़ को समझ के और फिर अटेम्प्ट करना है। पहली बात, साइंस में फिर कभी भूलोगे नहीं उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, और रटना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये है, ठीक है, तो आप हमेशा जब भी क्वेश्चंस करते हो आप उसके
बेसिक पॉइंट को समझो, उसके डायग्राम्स को अपने दिमाग में लेकर आया करो कि हाँ हम कैसे उस चीज़ को याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं अपने माइंड में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। लो जी, इसने तो बता ही दिया कि डेंसिटी की डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है। डेंसिटी, देखो आपके पास एक और क्वेश्चन भी आएगा, आपके शायद असाइनमेंट्स में था ये क्वेश्चन, कि डेंसिटी इज ऑलवेज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कि कितने वॉल्यूम में, सपोज मैंने कहा कि भाई मेरे पास इतना वॉल्यूम है तो इस वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई हो सकता है, ये मेरी क्या है, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी इज, मास हमेशा केजी में होता है, वॉल्यूम हमेशा लीटर में होता है, तो केजी पर लीटर, मतलब कि कहीं ना कहीं मास की जो भी यूनिट होगी और वॉल्यूम जो है जैसे लीटर में है, तो यहाँ पे आपका केजी पर लीटर जो है ये इसकी यूनिट भी बन जाती है, या फिर ग्राम पर लीटर हम बोल देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आप देखो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, ठीक है। अब आप खुद सोचो, इन क्वेश्चंस को पढ़ते हुए थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कि देखो उसने ना तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन तो बता दिया भाई कि डेंसिटी क्या होता है। अगर तुम्हारा लेवल इतना कम होता तो वो तुमसे पूछता डिफाइन डेंसिटी, उसने डिफाइन नहीं पूछा, उसने डेफिनेशन तो तुम्हें खुद ही बता दी। अब उसने क्या कहा कि तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी पे जोर डाला कि मुझे ये बताओ कि इन चीज़ों में से किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो चलो अब देखो, उसने कहा अरेंज करो इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, मतलब किसकी सबसे ज़्यादा है उसे सबसे पहले बताओ। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनीज, हनी, वाटर, कॉटन, आयरन, ठीक है। तो अब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो मतलब कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी होगी, आयरन की होगी, बिल्कुल होगी। फिर चौक, ठीक है, फिर शहद, हनी, ठीक है, फिर पानी, वाटर, ठीक है। क्योंकि देखो डेंसिटी जो है वो गैसेस की, अब देखो एयर या एग्जॉस्ट है ये तो गैस है, पहले तो आप क्लासीफाई कर लो कि इनमें से कौन सी चीज़ें सॉलिड में आती हैं, कौन सी चीज़ें लिक्विड में आती हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया आयरन सॉलिड में है, चौक सॉलिड में है। अब आयरन और चौक को अगर कंपेयर करोगे तो आयरन भारी होगा, लोहा भारी होगा, ठीक है। तो आयरन की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, फिर चौक की है, फिर देखो वाटर आपका लिक्विड होता है, ठीक है। इसके अलावा हनी लिक्विड होता है, ठीक है। इसके अलावा इसने और कुछ नहीं दिया, तो लिक्विड में हनी है और वाटर है। अब हनी जो होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, और पानी के कंपैरिजन में वो थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का कंसिस्टेंसी होती है। तो आप इसमें देखो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेफिनेटली हनी की होगी, फिर पानी की होगी। अब देखो, अब गैस की बात करते हैं, एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम दी चिमनीज। अब देखो एयर जो है बेसिकली उसमें तो पार्टिकल्स तो है, बट जो चिमनीज में से एग्जॉस्ट आता है ना वो उसमें आपका बहुत बड़ा बड़ा पार्टिकल होता है इन कंपैरिजन टू एयर, तो वो पोल्यूशन ज़्यादा भी क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स, सूट पार्टिकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और वो बहुत बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू दी साइज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर। तो यहाँ पे आप देखो तो कंपेयर कर लो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, डेफिनेटली एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनीज और फिर एयर। तो समझो क्वेश्चन को और उसके बाद कैटेगराइज करके और फिर आंसर किया करो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टैब्यूलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हमें पता है भाई मैटर तो सॉलिड, भाई फॉर्म हमने, क्योंकि पहले चैप्टर में हमने बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने सिर्फ यही तो पढ़ा है कि मैटर 3 फॉर्म का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चलो जी, पता है, हमने आंसर देखना ही नहीं है, पहले तो हमने खुद सोचना है कि सॉलिड का मतलब क्या है, जिसकी अपनी एक डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब लिक्विड की क्या अपनी कोई एक शेप होती है? नहीं, डेफिनेट शेप नहीं होती, हाँ डेफिनेट वॉल्यूम हो सकती है, ठीक है। फिर गैसेस की बात करते हैं तो कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, ठीक। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा भाई? गैसेस में होगा, बहुत दूर दूर हैं पार्टिकल्स। फिर उससे कम लिक्विड में होगा, थोड़े थोड़े पास पास हैं गैसेस के कंपैरिजन में, बट
सॉलिड्स में क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे से लगे पड़े हैं और जो स्पेस है वो बहुत कम है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं सॉलिड्स में। फिर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा किस में होंगे, जिसमें पार्टिकल सबसे ज़्यादा पास पास होंगे उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होंगे, तो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस के अंदर। अच्छा, फिर एक और टर्म आती है कि रिजिडिटी या फिर कंप्रेसिबिलिटी, दो चीज़ें होती है। चलो हम कंप्रेसिबिलिटी करते हैं, बिकॉज कंप्रेसिबिलिटी आपने समझा हुआ है। कंप्रेसिबिलिटी क्या था कि कोई भी मेरे पास देखो यहाँ पे मेरे पास ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं और ये मेरे पार्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं, देखो ये मेरे पास पार्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा लगे पड़े हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, तो ऐसी चीज़ को कॉम्प्रेस मतलब प्रेस करना, दबाना, ठीक है, वो कम दबेगी। बट ऐसी चीज़ जिसमें स्पेस जो है वो ज़्यादा है तो वो जल्दी कंप्रेस होगी, तो कंप्रेसिबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, गैसेस की, फिर लिक्विड की और फिर सॉलिड्स की। फिर रिजिडिटी क्या होती है, रिजिडिटी क्या होती है, देखो रिजिडिटी आपके पास एक टर्म होती है, आप पढ़ो कि ये एक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की कि टू रिमेन इन इट्स एक्चुअल शेप, अपनी शेप को चेंज ही ना करना, रिजिड होके रहना। अगर मैंने सपोज एक आयरन की रॉड है, ठीक है, और आयरन की रॉड पे मैंने अपना हाथ मारा तो क्या वो दब जाएगी, नहीं, क्यों, क्योंकि वो आयरन के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो इतनी रिजिड है कि मेरे हाथ मारने से उसके ऊपर वो नहीं टूटेगा या वो नहीं अपना शेप चेंज करेगा, हाँ मेरा हाथ ज़रूर टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, रिजिडिटी, तो रिजिडिटी किसकी ज़्यादा होगी, सॉलिड्स की, फिर लिक्विड्स की और फिर गैसेस की। मतलब रिजिडिटी तो कहीं ना कहीं गैसेस के अंदर ना के बराबर ही है ना, है ही नहीं, ठीक है। तो अच्छा, एक टर्म आती है फ्लूइडिटी, तो फ्लूइडिटी देखो, फ्लूइडिटी वो सब्सटेंसेस शो करते हैं जिनकी एबिलिटी होती है टू फ्लो, ठीक है। तो अब देखो सॉलिड है, क्या सॉलिड मतलब एबिलिटी टू फ्लो, अब लिक्विड्स है, लिक्विड्स तो बहते हैं ना, फ्लो करते हैं, तो फ्लूइडिटी पोजेस करते हैं। गैसेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही हैं, फ्लो कर रही हैं, फ्लूइडिटी है। बट सॉलिड्स की क्या फ्लूइडिटी हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तीनों चारों टर्म्स जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करती हैं, एटलीस्ट ये 7-8 पॉइंट्स आपके बन जाते हैं, शेप के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, रिजिडिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये 7 पॉइंट्स आपके डिफरेंस के बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब आपका एक बी पार्ट है कि कमेंट ऑन दी फॉलोइंग रिजिडिटी। तो देखो रिजिडिटी क्या है, एक वही मैंने आपको बताया कि एक सब्सटेंस है, उसकी एबिलिटी टू कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स एक्चुअल शेप व्हेन इट इज़, कहने का मतलब क्या है कि व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, जैसे मैंने आपको यही बोला कि अगर मैंने एक लोहे की बड़ी सी रॉड है, पूरी मजबूत रॉड है, उस पर मैंने, चलो मैं ये कहती हूँ कि मैंने कोई एक एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा फोर्स भी मार दिया, ठीक है, तो एक जब सपोज हथौड़ी भी मार दी और हथौड़ी मारने के बाद भी उसने अपनी एक शेप नहीं चेंज करी, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी क्या है आयरन रॉड की कि वो रिजिड है, तो वो रिजिडिटी की प्रॉपर्टी शो कर रही है, ठीक है। अब जैसे अब आप लोग थोड़ा सा, चलो आपको हंसा देती हूँ कि अब हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, हम जब छोटे थे हम शैतानियाँ भी करते थे, ठीक, वो हमें एक चपेट मुंह पे मार देते थे, हाँ, और उसके बाद हम फिर से वही शैतानियाँ कर रहे हैं, हम क्या हैं, रिजिड, रिजिडिटी। पर प्लीज़ ये चीज़ें केमिस्ट्री में मत डालना, ये तो सिर्फ एक समझाने का कंसेप्ट है कि हाँ रिजिडिटी को समझ आना चाहिए कि एनीथिंग कि जो अपने आप को चेंज ना करे, अपनी शेप चेंज ना करे, और यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट किसका ला रहे हैं, शेप का ला रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्रेसिबिलिटी कि ऑब्वियसली कोई भी एक पार्टिकल्स हैं, एट्रीब्यूट है पार्टिकल्स का कि उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो
वो पार्टिकल्स जो हैं कॉम्प्रेस हो गए, प्रेस हो गए, ठीक है। तो एक सब्सटेंस जो है वो आपका कॉम्प्रेस तभी होगा जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। फ्लूइडिटी, एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो, ठीक है, वो फ्लूइडिटी है। तो फ्लूइडिटी हमेशा गैसेस और लिक्विड शो करते हैं, सॉलिड्स कभी भी फ्लूइडिटी शो नहीं करते, ठीक है। फिलिंग द गैस कंटेनर, ठीक है। तो देखो पार्टिकल्स जो हैं जब एक गैस कंटेनर में होते हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो गैस कंटेनर में होंगे तो वो क्या करेंगे, उसकी शेप को ऑक्यूपाई कर लेंगे उस कंटेनर की शेप में, और दे शो दी प्रॉपर्टी ऑफ कहीं ना कहीं वो उसको पूरे को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक गैस की प्रॉपर्टी है। शेप जो है वो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि, जस्ट होल्ड ऑन,